हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99 स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए वृत्त से संबंधित चैप्टर नंबर 10 लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी इस एमसीक्यू के थ्रू दूंगा, जो ये पूछता रहता है अक्सर करके। ये क्वेश्चंस सारे पूछे हुए मैंने यहाँ पे रखे हैं, मतलब एक दो बार ये आ चुके हैं आपके बोर्ड में और यही ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास कम से कम मतलब यहाँ से भी वेटेज होता है इनका, निश्चित तौर पे यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि आपके पास 20 एमसीक्यू है और 20 में से जहाँ से बेसिक बना सकता है तो वहाँ से ज़रूर बनाता है। और ये वो चैप्टर है जहाँ से बेसिक में एमसीक्यू बनवा सकते हैं, लोग बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको 9 से 10 एमसीक्यू दे के जाऊँगा। पहले आप 5 देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। कोई वृत्त होगा भैया ऐसा करके, ये देखो। ठीक है, एक बाह्य बिंदु मान लो इधर ले लिया। ठीक, अब बताओ इधर से आप स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हो? एक खींच सकते हो। और इधर की तरफ खींच दिया, एक और खींच सकते हो इधर की तरफ। और किस साइड खींच सकते हो बताओ? और किसी भी साइड नहीं खींची जा सकती। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 तो खींच ही लेते हो ना। ठीक है, एक नंबर दूसरी पे आते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है समांतर में? अगर मैं यही वृत्त की बात करूं तो समांतर में कैसे होंगी? एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, तीसरी आप कहीं से भी खींच लो। अब आप सोचो कि स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर के एक बिंदु से छू के निकल जाए, सिर्फ एक बिंदु को छू के निकल जाए। अब आप सोचो कि एक स्पर्श रेखा एक ये है, एक ये है, ये दोनों क्या है? आपस में समांतर है। मतलब इसने पूछा है कितनी खींची जा सकती है समांतर में, तो आप कह लो कि 2 तो खींच ली, और हम चाहें तो ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं। ये देखो कितनी खींच लोगे? बहुत सारी खींच लोगे। लेकिन क्या मुझे बताओ, ये जो बीच में आप खींच रहे हो ये स्पर्श ही है? स्पर्शियां नहीं है। जब आप बीच से इनको निकाल देते हो ना, तो ये छेदक रेखाएं बन जाती। स्पर्श रेखाएं आपको खींच दी है। यहाँ स्पर्श रेखाएं ओनली और ओनली 2 खींची जा सकती। कितनी? सिर्फ 2। यहाँ से एक जाएगी ऊपर, एक जाएगी नीचे। बीच में आप जितनी भी खींच रहे हो ना, ये सारी छेदक रेखाएं बन जाती, क्योंकि ये इस वृत्त के 2 बिंदुओं से होके जाएगी। ठीक है, आप समझो जो वृत्त होता है बेटा, वृत्त क्या होता है? वो बिंदुओं का एक क्या होता है, मतलब बिंदु के सहारे ही बना होता है। ये देखो, वृत्त की परिधि होती है ना, उसमें अनंत बिंदु होते हैं, और अनंत बिंदु को मिलाने से ऐसे वो बन जाता है कि एक वृत्त जैसा दिखने लगता है। ठीक है, ऐसे। अब वो स्पर्श जो जाएगी वो इनमें से किसी एक बिंदु को छूएगी, इधर भी किसी एक बिंदु को छू के जाएगी, सिर्फ ऐसे स्पर्श कीजिए। जब दूसरी जाएगी तो भैया एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर भी ले ली, 2 बिंदु ले रही। जो बीच में संख्याएं खींच, बीच में जो रेखाएं खींचोगे ये सारी क्या करती हैं? 2 बिंदुओं को स्पर्श करती है। इसलिए ये 2 बिंदु स्पर्श करती हैं, तो इनका नाम छेदक रेखा। और जो एक बिंदु से जाएगी वो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में एक यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से। केवल और केवल 2 ही खींची जा सकती है। तो वृत्त की समांतर स्पर्शियां हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं खींच सकते। ठीक है, आओ तीसरे नंबर पे आते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक फिर वही बात आ गई कि स्पर्श रेखा अगर आप खींचते हो तो वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। मैंने अभी आपको स्पष्ट बता दिया था कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर करेगी, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, उसी का नाम स्पर्श रेखा। 2 पे कर गई तो छेदक रेखा। ठीक है, आओ चौथे नंबर को देखते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। क्या आप कहा? समझ पाए आप? नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखो, एक वृत्त है ऐसे, ठीक है, इस पर एक क्या है? स्पर्श रेखा है ऐसे करके। ठीक, इसकी यहाँ से किसी बिंदु से खींची गई थी, तो इसने कहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, जहां भी स्पर्श कर रहा है, मान लो यहाँ स्पर्श कर लेगी। ठीक है, स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। इस बिंदु से एक त्रिज्या गुजारेंगे, यहाँ केंद्र होता है भैया, तो यहाँ ऐसे केंद्र। तो ये बनने वाला जो कोण होता है ना, ये कितने डिग्री का होता है? तो मैं कहूँगा ये 90 डिग्री का होता है। और ये आप थ्योरम में पढ़ते भी हो। थ्योरम में आप पढ़ते हो कि बीच वाला एंगल जो होता है, त्रिज्या जो होती है, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये चीज आप पढ़ के आते हो ना। तो ये त्रिज्या ही है और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और जहाँ पे लंब पड़ता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं ना। तो ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बन जाएगा। आगे आगे आपके पास 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें एक फिगर दिया है, इसने पूछा है एंगल पी टी क्यू के बारे में।
ये रहा P, ये रहा T, ये रहा Q। इस एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो क्या आप बता पाएंगे कितने डिग्री का है? देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्पर्शिया है, स्पर्शिया त्रिज्या और यहाँ पे लंब 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, 90 और 90 कितने होते हैं? 180। 180 और 110, 180 में जोड़ोगे तो ये 200 कितना पहुँचेगा? देखो 180 यहाँ इसका हो जाएगा और 110 इसका हो जाएगा, तो ये 300 कितना पहुँच गया? सॉरी 290 पहुँच जाएगा। ये 290 है ना, 80 10 90 और ये 290। अब टोटल जो होता है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग आपको पता है कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री एंगल, कंप्लीट एंगल है ना, तो कंप्लीट हो जाता है 360 का। अब ये कितना पहुंचा? 290 पहुंचा। और कितने की जरूरत है 360 के लिए? 70 की जरूरत है। 70 को टिक करेंगे और देखते हैं और MCQ, है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ MCQ और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसे भी ये क्वेश्चन बना लेता है कभी कभी आपको। वैसे भी त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो वहाँ से एक दो टाइप के और ये क्वेश्चन उसी थ्योरम से बना लेते हैं, मतलब अलग से। अभी जो आपने देखा था त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, लेकिन ये उसी मतलब उसी केवल कॉन्सेप्ट पर दो तरह से और ये क्वेश्चन बना लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे दिया है मैंने। ठीक, देखो पहला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? एक सबसे पहले वृत्त है, ये बन गया वृत्त और ये हो गई इसकी त्रिज्या इतनी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, अभी त्रिज्या किस साइड खींचेंगे पता चल जाएगा। खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिल रही है। ठीक है, समझना जरा ध्यान से, क्या कहा है कि एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ है। एक रेखा क्या है? PQ। ठीक है, O से जाने वाली त्रिज्या से रेखा बिंदु Q पर मिल रही है। एक O से त्रिज्या जाएगी ऐसे करके, जहाँ एक स्पर्श रेखा आपका इंतजार कर रही है पहले से। इस रेखा का नाम है PQ और ये O से जाने वाली त्रिज्या Q पर मिल रही है। ठीक है, अब इसने कहा है OQ की लंबाई 12 है। OQ कहाँ है? OQ ये है। OQ की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताओ। आपको एक PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है? इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एंगल जो बना हुई है वो 90 डिग्री का बना है। इसने क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अरे सॉरी यहाँ पे एक जरा ध्यान देंगे, त्रिज्या इसकी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है भैया, ये बिंदु Q यहाँ रहेगा, बिंदु P यहाँ रहेगा। ठीक, इसने क्या कहा है? O से जाने वाली एक PQ जो है वृत्त के केंद्र से जाने वाली एक स्पर्श रेखा, PQ स्पर्श रेखा हो गई और ये क्या है? इससे मिल रही है। ठीक, ये O से बढ़ाने पर कह रहा था Q से मिलती है दूर जाके। चलिए, अगर मैंने इसको Q को यहाँ रख दिया था तो OQ मैं 12 रख देता, तो 12 तो OQ हो ही नहीं सकती, क्योंकि OQ त्रिज्या बन रही थी और त्रिज्या इसने 5 रखी, इसलिए Q को इधर नहीं रख सकते, उधर ही रखेंगे। ठीक है, आओ थोड़ा लॉजिक के साथ चला करो। Q यहाँ नहीं आ ही नहीं सकता, नहीं तो ये OQ 12 कैसे हो जाएगी? OQ 12 उधर की साइड बनेगी। ठीक, इधर की साइड ये 12 सेंटीमीटर बनेगी। जरा ध्यान देने की बात है, ये एंगल 90 है और आप पढ़ते हो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय तब यूज करनी है जब आपके पास दो भुजाएं दी हो, एक निकालनी हो। इस ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं ना, दो भुजाएं दी हो और एक निकालनी हो, इसी के लिए हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं सबको। तो स्टूडेंट्स ये सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एक थ्योरम है जिसको आपको प्रूव करना है। इससे पहले मैं देख लेता हूँ आपका जो 9वां क्वेश्चन अभी कट चुका था वो आपका सेव नहीं हो पाया, तो इसको देख लेते हैं वो कैसे था। वो कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ था। ठीक है भाई, ऐसे आपका बना था। ठीक, इस पर क्या था? ए नाम था इसका, नहीं यहाँ ए था, यहाँ बी था, इसका नाम था सी के बाद ये डी, इसका नाम था ई। यहाँ वाली भुजा 4 थी, ये जो बची वाली भुजा ये 2 थी। ठीक है, और इसने पूछा था कि ए क्रॉस ई बी की वैल्यू बताओ। तो मैं बता रहा था आपको कि जब भी जीवा एक दूसरे को काटती हैं तो इनके जो खंड होते हैं ना, इनका गुणनफल आपस में बराबर होता है। ये खंड एक पे सी बना, एक क्या बन गया? एक खंड इनका सी बना, दूसरा खंड है ई डी
काटने के बाद एक सी यहाँ तक और ई डी यहाँ तक, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? इसके खंडों के। इसके खंड क्या है? ए ई है और ई बी है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये और तरह से क्वेश्चन बना सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना। हो सकता है कि एक की भुजा दे, एक इधर भी दे दे और कह दे इसकी लंबाई याद करो, तो ये कुछ भी दे सकता है। हमारे पास कितनी 4 भुजा हमने इस थ्योरम में शामिल करी, 4 में से अभी इसने कहा है कि इनका क्रॉस, सिर्फ इनका गुणनफल बताओ। तो सी की वैल्यू 4 है, ई डी की वैल्यू 2 है, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर ए पे था, वही टिक कर देना, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे पूछता आपसे कि एक ए ई का भी मान दे देता, ठीक है, ए ई का मान लो इसने दे दिया 4, या फिर इसने दे रखा है मान लो 5 दे दिया, ठीक है, और कह रहा है कि ई बी की वैल्यू निकालो, तब भी यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे और 5 को कराओगे भाग, भाग करा देना, आपस में आराम से बन जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर वाले को देखते हैं ना। ये थ्योरम मैं कहूँ आपसे कम, ये 2018 के बाद से 17 के बाद से ये रिपीट होती चली गई है 24 तक, ठीक है। 24 के बीच में 2 साल नहीं आई हुई है, बाकी 5 साल मतलब 23 और 22 में नहीं आई, बाकी ये हर साल रिपीट होती है, किसी न किसी सेट में फेंक देता है इसको। तो खुदा न करे कि आपके सेट में ये आ जाए, है ना। आ गई तो आप लोग क्या हो जाओगे? खत्म, है ना। तो ये इसको किसी न किसी सेट में फेंक ही देता है, और शायद ही आपके सेट में आ गई तो आपकी तो चांदी कट जाएगी, है ना। इसको आपको बना देना है। अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। है ये क्लास मतलब आपका हाई स्कूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये होगा 9th वाले रूल से। 9th में आपने क्या पढ़ रखा था देखते हैं थोड़ा सा। इसने कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाहर, बनाओ भैया एक वृत्त। सबसे पहले तो क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना। एक आपको वृत्त बनाना है, वृत्त का एक केंद्र होगा, ठीक है। अब इसने कहा है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाहर एक कोई बिंदु है, ठीक है, और बिंदु से जो खींची जाएगी स्पर्श रेखा, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करते हुए दिखनी चाहिए, ये कर लेंगे। अब मान लो ये बिंदु क्या हो गया? Q हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको कुछ और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम P Q O और चलो A ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? रेखाओं की लंबाई समान होती है, जो PA है जो QA है, ये दोनों आपस में बराबर होती है। ये प्रूफ करके जाओ। चलो आते हैं प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले थ्योरम में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ लिखना है कि सिद्ध आपको क्या करना है, ठीक है। पहले तो लिख दो जो चीज़ आपको दी गई है, दिया है, क्या दिया है? ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर PA और QA स्पर्श रेखा है। ओ वृत्त का केंद्र है, वो क्या है? वो है वृत्त का केंद्र, ठीक। और PA जो है, PA और QA स्पर्श रेखा है, क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये चीज़ हमको दी हुई है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है इनकी लंबाई आपस में बराबर, PA बराबर QA आपको सिद्ध करना है। चलिए इसकी करते हैं हम उत्पत्ति। क्या कर देते हैं? उत्पत्ति करते हैं ना। इसको हम प्रूफ करके लाते हैं। कैसे लाएंगे देखो। सबसे पहले तो आपको इस पे 2 कॉन्सेप्ट के बीच काम करना होगा। द फर्स्ट इज कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें आपको कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। उत्पत्ति से पहले हम इसमें कुछ रचना करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हो तो उसको यहाँ लिखो। क्या किया? P को O से मिलाया और O को Q से मिलाया, उसके बाद O को हमने A से मिला दिया, ठीक है। ये हम करना चाहते थे, ठीक। क्या करना है हमको? P को O से, Q को O से, Q को O से तथा O को A से मिलाया, A से मिलाया। जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब। त्रिज्या OP त्रिज्या OQ दोनों स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम जानते हैं, नहीं चलो ये नहीं लिखते हैं ना, चूंकि
ये क्या निशान है, जो 3 बिंदी आप देख रहे हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, ये क्या है, ये चूकी है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, किस पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है भाई, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि कोण ओ पी ए ये बराबर किसके, 90 डिग्री के। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार कोण ओ क्यू ए ये भी बराबर 90 डिग्री के, ठीक है। ये चीज़ हम पहले दिखा चुके, इसको मिला मतलब बना के दिखा चुके कि 90-90 के कोण है। अब हमारे पास देख पा रहे हैं आप 2 त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेना है। कौन सा त्रिभुज, पी ओ ए और त्रिभुज क्यू ओ ए से। अगर हमको सिद्ध करना है कि पी ए बराबर क्यू ए, तो उसके लिए दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सर्वांगसम, जो हम क्लास 9th में पढ़े थे, है ना। बैठा दिया आपको भी 9th में, 10 में हो, लेकिन 9 में बैठो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। समझो यार क्या करना है, पी इसमें हम ढूंढते थे कि हमें कोई 3 चीज़ें मिल जाए जो इसमें बराबर हो, और वही हम लगा लेंगे, ठीक है। तो भाई हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास कोण तो मिल ही गए हैं, दोनों एक ही अलग अलग त्रिभुज के कोण हैं, तो एक हमें कोण मिल गया। दूसरी चीज़ हमें मिल जाएगी, ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ये ओ ए जो है वो आपस में बराबर, ओ ए दोनों के लिए होगी कॉमन। तो हमें मिली 3 चीज़ें, 3 चीज़ों में 2 भुजा 1 कोण है, तो रूल बनेगा SAS रूल। इसी के अकॉर्डिंग रखो इनको, क्या, पी ओ बराबर क्यू ओ, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब हम ले लेते हैं कोण को, कौन सा कोण, ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू ए। ये क्यों, ये है प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। और ओ ए जो हो गई भैया, ओ ए किसके बराबर है, ये ओ ए की ही बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब कौन सा रूल लगाओगे आप, बताओ भैया, कौन सा रूल लगाओगे, SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि AQ जो है वो AP के बराबर है, या ये कह लो कि यही लिखो जो यहाँ पे लिखो, PA जो है वो QA के बराबर है, PA बराबर QA, वो कैसे, बाई CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। अगर आप त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो उसके बाकी के भाग भी आपस में बराबर होंगे, ये कहता है CPCT रूल, ठीक। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अतः ये सिद्ध हो चुका है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे आगे सिद्ध हो चुका है, तो चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको सिद्ध करने के लिए आया हुआ है, और मैं आपको एक, देखो इसको कैसे करना है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया हुआ था, तब से ये आया नहीं है, इसका मतलब शायद इसके फुल चांस बन चुके हैं अब इस बार आने के, ठीक है। ये 2020 में आया था, तब से 21, 22, 23 पूरा खाली चला गया, 24 खाली चला गया। इसके बाद ये मतलब 1-2 साल तो मतलब उसमें पेपर ही नहीं हुए थे मेरे बाद वाले में, लेकिन तब से आया नहीं है भाई, 2020 के बाद से ये नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। तो हो सकता है अगर इस चैप्टर से बनाए तो उनकी नज़र शायद इस क्वेश्चन पे पड़ जाते है ना, तो किसी न किसी सेट पे फेंक सकते हैं, और सेट आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे। मैंने क्या किया था, मैंने तो इस सवाल को किया ही नहीं था, मैंने सोचा था कि इसमें सब ये सब बना के करना पड़ेगा, इसको मैं लास्ट के लिए रोक देता हूँ, पर लास्ट के बाद लिए मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचा था कि मैं इसको कर पाता, और ये फुल 4 मार्क्स का था, वहाँ पे मेरे पूरे 4 मार्क्स
छूट चुके थे, ठीक है। और एक जगह से और मेरे 2 मार्क्स छूटे थे, टोटल मैंने 6 मार्क्स वहाँ पे छोड़ दिए थे। क्वेश्चन छूट ही गए थे मुझसे, ठीक है, फिर भी वहाँ पे मैंने 91 स्कोर किया था। 6 मार्क्स से छूटने के बाद भी 91 स्कोर किया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपको इसको करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, किसी से सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक हो। देखो, एक क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक वृत्त, आपको बनाना है एक वृत्त सीधा साधा, ठीक है, कोई चालाकी नहीं करेगा, आराम से बना लेंगे, ठीक। फिर इसने कहा है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, इसके चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, स्पर्श रेखाओं से बनाएंगे, है ना। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते। देखो, अब ऐसे बनेगा इसके परिगत चतुर्भुज, एक ये बन गया, ठीक है भाई। फिर एक रेखा में ऐसे निकाल देते हैं ऐसे करके, और एक रेखा फिर इसको सबको स्पर्श करती हुई निकालना है, क्योंकि स्पर्श रेखा ही बनाती है इसके चारों तरफ चतुर्भुज। ये बन गया, ठीक, बन गया। अब आपको क्या करना है, मान लो ये बिंदु हो गया आपका ए, ये बिंदु हो गया बी, ये बिंदु हो गया सी, ये बिंदु हो गया डी, ठीक। और इसके केंद्र पर एक बिंदु होता है जिसका नाम रख देते हैं ओ। स्पर्श बिंदु इनके रख देते हैं ई, और यहाँ पे मान लो हो गया एफ, यहाँ हो गया जी, यहाँ पे हो गया एच, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, ऐसा बना के रख दिया सबसे पहले तो। फिर हमें क्या कुछ रचना इस पर करनी पड़ेगी। क्या रचना करोगे हम बताते हैं। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, ये जो सामने की भुजा है, ये सामने की भुजा, ये कोण बनाएगी कैसे, ऐसे करके ऐसे बनाएगी, एक ऐसे बनाएगी, और इसी में एक ये भाई बनाएगी, ऐसे बनाएगी। इसने कहा है कि ये जो कोण बनता है इस कोण का संपूरक होना चाहिए। संपूरक मतलब इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए भैया। कितना, 180 अंश होना चाहिए, ठीक। वैसे ही ये भी बना रहे हैं और इधर से ये भी बना रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इनको बनाना है 180 के काबिल। कैसे बनाओगे देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सभी को ओ से मिला देते हैं, ऐसे केंद्र से इन सबको मिला देते हैं। जो मध्य के बिंदु है ना भाई, इनको ऐसे करके मिला देते हैं। मिलाने पर आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पहले लिख दो कि क्या किया हमने, ओ एफ, ओ जी, ओ जी लो जी सुनो जी, है ना। ओ जी को भी मिला दिया, इसके बाद ओ ई को मिलाया था, और ओ एफ को मिलाएंगे, और ओ जी को तथा एच को मिलाया, तथा ओ एच को मिलाया, है ना, मिला दिया। आपको भी मिलाना है, ठीक। अगर ऐसे आता है तो मिला के रख देना। मिलाने के बाद क्या, आप शुरू करते हैं थोड़ा सा इनके सिद्धि की तरफ चलते हैं। कैसे सिद्ध होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक बिंदु है जहाँ से एक स्पर्श रेखा ए और ए एफ खींची गई है। क्या खींची गई है, ए और ए एफ। तो बाह्य बिंदु ई से, बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं ए ई और ए एफ खींची गई है। ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, खींची गई है। अब अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो भैया ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगी, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखाएं। चूंकि ऐसा है इसलिए क्या होगा, इसके सामने का कोण हम 1 मान लेते हैं, 1, इसके सामने का कोण 2 मान लेते हैं। इसलिए कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 2 के। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, कोण बराबर होता है, ठीक है। आगे आती है इसी प्रकार अब बाकी के भी नाम दे दो। ये 1 2 हो गया, इस वाले कोण का नाम 3 हो जाएगा, इस वाले कोण का नाम 4 रख दिया, इसका नाम 5 रख दिया। सर जी अपने मन से, ये बिल्कुल अपने मन से रखेंगे, ठीक है। 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे इसका नाम 8, ठीक। अब जरा ध्यान देना, इसी प्रकार क्या होगा, 3 बराबर 4 के हो जाएगा, और 5 बराबर किसके, 6 के हो जाएगा, और यहाँ से 7 बराबर 8 के हो जाएगा।
ठीक है। पर आपको सिद्ध क्या करना है, आपने ऊपर तो लिखा ही नहीं, इसको लिख के आओ। यहाँ पे सिद्ध क्या करना था, यहाँ लिख दो, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, कि AOB प्लस COD बराबर 180। कौन सा, AOB प्लस COD बराबर 180। तथा एक और चीज, AOD कोड कौन सा, AOD प्लस कोड उधर से लगा लेंगे तो BOC, ये भी 180। ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ज़रा देखो, ठीक है, हम जानते हैं और आप नहीं जानते, है ना। हम जानते हैं, क्या पता है हमको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के सभी मिला के 360 अंश के बनेंगे, है ना, सबको पता है ना। कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 और कोड 5 और कोड 6 और कोड 7 और कोड 8, ये सभी मिला के कितने बनेंगे, 360 डिग्री बन जाएंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। क्या सर समीकरण बनाएंगे, अब तो ये भारी हो जाएगा। जी बिल्कुल भारी नहीं होना, आराम से कर लेंगे समीकरण बना के। बनाया क्यों है, बहुत आसान हो जाए इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि 1 बराबर 2 के है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 1 को क्या लिखूंगा, 1 को 2 लिख दूंगा, और 2 को मैं 2 ही रहने देता हूँ। 3 को मैं 4 लिख दूंगा, 4 को मैं 4 ही रहने दे रहा हूँ। 5 को मैं 6 लिख दूंगा, 6 को मैं 6 ही रहने दे रहा हूँ। 7 को मैं 8 लिख दूंगा और 8 को मैं 8 ही रहने दे रहा हूँ, बराबर 360। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सारे एंगल जुड़ के अब 2 2 बन जाएंगे। 2 कोण 2, 2 कोण 4, ठीक वैसे ही 2 कोण 6, ठीक वैसे ही 2 कोण 8, बराबर 360। अब हम दो को कॉमन कर सकते हैं सभी जगह से। कोण 2, कोण 4, कोण 6, कोण 8, बराबर 360। इसको 2 से काटोगे तो ये क्या बनेगा, कोण 2, कोण 4, कोण 6, कोण 8, ये बराबर 180 बन गया। अब जरा 2 और 4 को देखो, 2 कहाँ है, ये 4 वहाँ है। अरे भाई इतना दूर कैसे हो गया, 2 के साथ हमारा 4 है। चलो 2 के साथ कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा था। अरे यार 2 के साथ हमको यहाँ पे 3 रखना चाहिए था। चलो देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम क्या कर दें, 3 कर देते। 3 को मैं 3 ही रखा, ठीक है। 2 के साथ हम 3 को लाएंगे, और उधर आगे किसको, आगे 6 के साथ 7 लाएंगे। तो मैं इस 5 को क्या करूँगा, 5 को 6 बना दूंगा, 6 को 6 ही रखूँगा, 7 को 7 ही रखूँगा, 8 को भी मैं 7 बना दूंगा, ठीक है। 8 को भी 7 बनाना, 7 को 7 ही रखो, 8 को भी 7 बनाना, ऐसे वैसे ही इसको अरेंज करेंगे जैसे वहाँ से लाना है। हमें लाना था AOB भैया 2 3 आ रहा है, इसलिए मैं इसको 2 इसको 3 रखूँगा, ठीक है। बदल सकता हूँ, 3 को 4 या 4 को 3 बना सकता हूँ, क्योंकि 3 हमारा 4 के बराबर है। चाहे मैं 3 को 4 करूँ, चाहे 4 को 3 करूँ, कोई मतलब नहीं, जिससे हमारा काम बनेगा वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 और 3 जुड़ के ला सकते हैं AOB। 4 नंबर का सवाल है, भगना नहीं, आराम से करके जाना, ठीक है। AOB 2 और 3 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक एंगल AOB बन जाएगा। इसलिए मैं 2 और 3 को यहाँ पे बचा के रखूँगा भैया। 2 और 3 यहाँ पे क्या आएगा, 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, 4 की जगह पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आगे बचाना है 6 और 7, क्योंकि COD का सवाल है। COD 6 और 7, तो इस 8 को क्या करूँगा, 7 कर दूंगा, इस 8 को 7 कर दूंगा, यहाँ मैंने 7 कर रखा है, 2 कोण 7 बनेंगे, ठीक है। 2 कोण 7 बनेंगे। अब हमारी बात बन चुकी है, कोण 2 और 3 मिलकर के क्या बनेंगे, कोण AOB बन जाएंगे, ठीक। प्लस आगे ये कोण 6 और 7 मिलकर क्या बनेंगे, कोण COD बन जाएगा। और ये चीज़ हमने एक बार प्रूफ कर दी, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। इन ब्रैकेट लिख देना भैया, क्या लिखोगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके, कोण AOB, और कोण 6 और कोण 7 ये बराबर किसके, ये कोण COD। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना, यहाँ चेंज करते टाइम चेंज उन्हीं को करना जहाँ से वो बन रहे हो, ठीक। अब अगर मैं इनको बनाऊंगा तो एक साइड से और बना सकता हूँ, AOD और BOC करके। उसके लिए मुझे 1 को बचा के रखना पड़ेगा और 8 को, वैसे ही 4 और 5 को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से यूज करूंगा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण सेकंड से, मतलब फर्स्ट से।
इसीलिए उसको समीकरण दे दिया था कि बाद में उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। समीकरण फर्स्ट से फिर से मैं फर्स्ट आपके पास रख रहा हूँ। एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी, वो यहाँ रखी है, ठीक है। एक चीज़ हमने क्या की है, प्रूफ करी है, वो यहाँ पे रखी है। तो कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 और कोड 5 और कोड 6, कोड 7, कोड 8 बराबर 180। बताओ अब 1 को बचाना, 8 को बचाना, 4 को बचाना और 5 को बचाना। 1 को बचा लो, 2 को चेंज कर दो, 1 को बचा लो, 2 को चेंज किया 1 में, 3 में और 4 में से किसको बचाना है, 4 को। 3 को चेंज कर दो, 4 को छोड़ दो। क्या करते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे 5 और 6 में से किसको बचाना है भैया, 5 को बचाना है, तो 5 को बचा लो, 6 को बदल दो। 7 और 8 में से 8 को बचाना है, तो 7 को बदल दो और 8 को 8 ही रखें, बराबर 180। नहीं यार, किसने लिखा 180, यहाँ 360 आ जाएगा, यहाँ भी 360 आ जाएगा, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है शायद आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इधर इधर अच्छा इनकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। सवाल तो बड़ा है, बड़ा क्या है मतलब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो 2 कोड ए बन जाएंगे, क्या बनेगा, 2 कोड 1 और 2 कोड 4 बन जाएंगे और आगे 2 कोड 5 बन जाएंगे, वैसे ही 2 कोड 8 बन जाएंगे, बराबर 360 है। तो यहाँ भी कोड 1, कोड 4 और कोड 5 और कोड 8 ये बराबर किसके, 180 में से, ठीक है, 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब कोड 1 और 4 मिलके क्या बनाते हैं, 1 और 4 तो कुछ नहीं बना रहे भैया, 1 और 5, 1 और 8 बनाते हैं। तो मैं 1 के साथ किसको रखूँगा, 8 को रखूँगा और 4 के साथ में 5 को रखूँगा, बराबर 180। अब बताना जरा 1 और 8 मिलके क्या बनाते हैं, AOD बनाते हैं, सिंगल AOD बना रहे हैं। प्लस 4 और 5, 4 और 5 बनाते हैं BOC। देखो ना, ये 4 और ये 5 ये क्या बनाते हैं, BOC बना रहे हैं, तो BOC बनाते हैं, BOC बराबर 180। अगर लिखना चाहो तो इसमें भी लिख देना, कोड 1 प्लस 8 बराबर किसके, AOD के, और कोड 4 प्लस कोड 5 बराबर किसके, एंगल BOC की। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका जो आपको प्रूफ करना था, और आपने यहाँ भी एक चीज़ प्रूफ कर दी दोनों। अतः अब हम कह सकते हैं कि दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है और आपके क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से खत्म हो चुके, पूरी तरह से खत्म हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे के जाऊँगा जिसको आपको करके आंसर कमेंट करना है और बताना है कि इसका क्या होगा। हालांकि वो क्वेश्चन इस सीरीज में निपट चुका, मैंने उसको करवा दिया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाना, वो क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया था और वो मैं दे के आ जा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आपको करना है और करके आंसर कमेंट करना है। जिस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ कराए हैं, इनके अलावा ये कोई और टॉपिक बना ही नहीं पाएंगे। इससे बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बड़े में यही 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, लॉन्ग में करवाते हैं ये लोग, और वो जो 8-10 क्वेश्चन मैंने उससे MCQ में करवाए, बस उसी पैटर्न पे। उसके अलावा ये आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाले, बिल्कुल आपको घबराना नहीं। इस चैप्टर को लेके आपको निश्चिंत रहना है अगर आपने इस वीडियो को देख रखा है तो, ठीक है। और इसका वृत्त चल रहा है आपका, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाली कंडीशन, वो चैप्टर आगे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।